नमस्कार, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए आज का वीडियो हमारा होने वाला है ये भारतीय राज्य व्यवस्था का पार्ट 5 भाग 5 है। ये हम 1 2 3 4 पार्ट कवर कर चुके हैं और इनमें हमने पार्ट 1 2 जो हमने टॉपिक किया था संवैधानिक विकास, उससे संबंधित हमने क्वेश्चंस भी कवर किए हैं जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए आज भी हम क्वेश्चन लास्ट में, जो पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा तो लास्ट में क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं इसमें, जो यूपीएससी, यूपीपीएसएस, एमपीपीएसएस, राजस्थान लोक सेवा आयोग, बिहार, जहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस टॉपिक से उसको हमने कवर किया है। तो चलिए, ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक, इसमें हमने बहुत सारे वीडियो डाल चुके हैं 67 से ज़्यादा। तो ये हमारा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को अवश्य प्रेस कर दीजिए जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक पहुँच सके, और इसको शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए हमारा आज का टॉपिक क्या है, देखिए हम पढ़ रहे थे लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था कि जो भारतीय संविधान है उसकी विशेषताएं, हम उसी में आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। विशेषता अगली क्या है, सरकार का संसदीय स्वरूप। अब संसदीय स्वरूप क्या होता है, देखिए यूएसए में क्या है, अध्यक्षीय प्रणाली है, वहाँ पे अध्यक्ष होता है, ठीक है। अध्यक्षीय प्रणाली का मतलब विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मध्य शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अमेरिका में, ब्रिटेन में क्या किया गया है कि संसदीय प्रणाली है, दोनों के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। तो भारत में क्या संसदीय स्वरूप क्या है, अब ये संसदीय व्यवस्था होती है। विशेषताएं क्या है संसदीय स्वरूप की, वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालक, ये भी आपको पता है। वास्तविक कौन है, प्रधानमंत्री में सारी शक्तियां निहित होती हैं, वो वास्तविक नेता होता है। नाम मात्र का कार्यपालक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को अपने मन से कोई काम नहीं करना है। जो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली मंत्रिपरिषद जो होती है, मतलब जो ये सलाह देंगे कि आपको ये कार्य करना है, उस पर मोहर लगा देंगे, हाँ ये कार्य करेंगे, बाकी अपने मन से कुछ नहीं कर सकते। बहुमत वाले दल के नेता की सत्ता, जिसका बहुमत होगा वही प्रधानमंत्री बनेगा, उसी की सत्ता होगी। विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही, विधायिका कौन है तो संसद है, ठीक है, और कार्यपालिका कौन है तो वो मंत्रिमंडल या कैबिनेट जिसे बोलते हैं, ठीक है, जो सारे फैसले लेती है। तो संयुक्त जवाबदेही है, मतलब अगर प्रधानमंत्री जी ने त्यागपत्र दे दिया तो पूरी मंत्रिपरिषद, जितने भी मंत्री हैं सब समझ लीजिए सबका त्यागपत्र, सब भंग हो जाएगी मंत्रिपरिषद, सबका त्यागपत्र मान्य, मतलब अपने मन से माना जाएगा कि सबने त्यागपत्र दे दिया। तो ये संयुक्त जवाबदेही की बात होती है, मतलब विधायिका के प्रति। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नेतृत्व जानते हैं, यहाँ पे सेंटर की बात करेंगे तो प्रधानमंत्री हैं, स्टेट की तो सीएम है, मुख्यमंत्री इनका नेतृत्व होता है, और निचले सदन का ही विघटन होता है। निचले सदन जैसे कि यहाँ पे क्या है लोकसभा, केंद्र संसद की बात करेंगे तो संसद में निचला सदन क्या है लोकसभा। और जब बात करेंगे राज्यों की तो बहुत सारे राज्य हैं जहाँ पे विधान परिषद नहीं है, तो यहाँ पे एक होती है विधानसभा, एक होती है विधान परिषद। तो विधान परिषद तो उच्च सदन है, जैसे यहाँ पे राज्यसभा वैसे विधान परिषद है, इसका विघटन नहीं होता है। और यहाँ पे किसका विघटन होगा, निचला सदन कौन सा है, विधानसभा, तो विधानसभा निचला सदन है। यहाँ पे संसद की बात करेंगे लोकसभा निचला सदन है, राज्यसभा उच्च सदन है। राज्यों की बात करेंगे तो विधानसभा निचला सदन है और विधान परिषद उच्च सदन है। अगली विशेषता क्या है, संसदीय संप्रभुता और न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय स्थापित किया गया है। देखो ब्रिटेन में क्या है तो संसद संप्रभु, जो संसद ने कानून बना दिया। और अमेरिका में क्या है कि जो भी कानून बनाया है, मतलब कार्यपालिका ने, वो उस कानून को सर्वोच्च न्यायालय उसकी मतलब न्यायिक पुनरीक्षा करेगा, उसका जुडिशियल रिव्यू करेगा और बताएगा कि ये कानून सही है कि नहीं, संविधान के अनुरूप है कि नहीं। तो सर्वोच्च कौन है, न्यायपालिका वहाँ पे ज़्यादा सर्वोच्च है, ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है। पर भारत में संतुलन स्थापित किया गया है, दोनों के मध्य, संसद की और न्यायपालिका दोनों में संतुलन स्थापित किया गया है। न्यायालय क्या करती है तो जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक समीक्षा की शक्ति उसको दे दी गई है, और कहा गया है कि जो भी संसदीय कानून होंगे उनकी आप न्यायिक समीक्षा करिएगा, देखिएगा हमारे संविधान के अनुरूप हैं या उसके मतलब खिलाफ है। अगर संविधान का हमारा कोई प्रावधान का उल्लंघन करते हैं तो उसको आप असंवैधानिक करार दीजिएगा। तो ये शक्ति है न्यायालय के पास कि कोई भी जो संसद कानून पास करेगी, राज्य विधानसभा, राज्य की विधायिका, विधानमंडल जो कानून पास करेंगी, तो वो जो न्यायपालिका है वो जांच करेगी कि संविधान के अनुरूप है कि नहीं। अगर अनुरूप नहीं होगा तो असंवैधानिक करार देगी और वो लागू नहीं होगा। संसद के पास क्या शक्ति दी गई है तो उससे कहा गया है कि आप पूरे संविधान के एक बड़े भाग को संशोधित कर सकते हैं संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से। संविधान संशोधन 268 अनुच्छेद 268 के तहत आप संशोधित कर सकते हैं, ठीक है। एकीकृत, और अगली विशेषता एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ एकीकृत और न्यायपालिका स्वतंत्र है, बिल्कुल सरकार का हस्तक्षेप नहीं है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अधीनस्थ न्यायालय, जिला अदालत आदि केंद्रीय और राज्य दोनों कानून को लागू करते हैं। अब अगली विशेषता है मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट। हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको एक एक चीज़, ठीक है। ये भाग 3 में है मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार।
समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 है, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 21 है, शोषण के विरुद्ध 23 से 24 है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 है, सांस्कृतिक व शिक्षा संबंधी अधिकार 29-30 है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 है। ठीक है, अब देखिए ये मौलिक अधिकार हैं क्या, तो देखिए ये राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, कार्यपालिका और विधायिका इनके मनमाने कानून पर निरोधक की बात मतलब रोक लगा दे। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई मनमाना कानून बना दे कोई भी सरकार, चाहे सेंटर की हो चाहे स्टेट की हो, तो आप और इनमें से किसी का उल्लंघन हो जाए उस पर, तो आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, वो उस पर रोक लगा लेगी। इनके उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा रिट जारी की जाती है, मतलब उल्लंघन पर न्यायालय द्वारा इन्हें रिट जारी किया जाता है और न्यायालय द्वारा इनको बहाल किया जाता है। और न्यायालय कौन कौन सी रिट जारी करता है, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, हैबियस कॉर्पस, परमादेश, मैंडमस, प्रतिषेध, प्रोहिबिशन, अधिकार परीक्षा, कोवारंटो, उत्प्रेषण, सर्टियोरी। जब हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे तो इनको डिटेल में पढ़ेंगे कि रिट का मतलब क्या होता है। ठीक है, इनमें ये जो फंडामेंटल राइट है इनमें अनुच्छेद 20-21 परिवर्तन कर सकती है संसद, इसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी में परिवर्तन कर सकती है, लेकिन ये जो अनुच्छेद 20 यहाँ पे है और यहाँ पे 21 है, इन दोनों में परिवर्तन नहीं कर सकती। डीपीएसपी क्या है, राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये चौथे भाग में है। ठीक है, और ये 3 प्रकार के हैं। ये जो डीपीएसपी है कौन कौन, ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत 3 प्रकार के, एक सामाजिक सिद्धांत है, एक गांधीवादी सिद्धांत है, एक उदारवादी सिद्धांत है। ये सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देते हैं, कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं और लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है। बाध्यकारी नहीं है लेकिन नैतिक कर्तव्य है, अगर आप विकास करते हैं तो इनको लागू ही करना पड़ेगा। मिनरवाल मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान की जो नींव है वो फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी इन दोनों के संतुलन पर रखी गई, मतलब दोनों में संतुलन होना चाहिए। मौलिक कर्तव्य अगली विशेषता है फंडामेंटल ड्यूटीज, भाग 4 यूएसएसआर से लिया गया है, ये हम पढ़ा चुके हैं लास्ट वीडियो में सब, ये सब कहाँ से लिए गए हैं, ये आयरलैंड से लिया गया है डीपीएसपी। भाग 4A अनुच्छेद 51 का 4 का अनुच्छेद 51 का, इसमें ये स्वर्ण सिंह समिति इंपॉर्टेंट है। मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए थे, स्वर्ण सिंह समिति की, और 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा इन्हें शामिल किया गया था। उस समय 10 मौलिक कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटीज़ को शामिल किया गया था और फिर 86वें अमेंडमेंट 2002 के द्वारा एक और फंडामेंटल ड्यूटी को शामिल किया गया, अब टोटल 11 हो गए हैं। अगली विशेषता है धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो अनुच्छेद देखो 1976 में प्रस्तावना में एक शब्द जोड़ा गया है धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 25 ये में ऐसे प्रावधान हैं जिनसे भारत के धर्मनिरपेक्ष राज्य होने का प्रमाण मिलता है। सार्वभौम वयस्क मताधिकार की बात करें तो सबसे देखो 1988 से पहले जो मतदान की आयु थी, मतलब जो मताधिकार की आयु थी कि आप कौन कौन वोट दे सकता है, तो उम्र की बात करें तो 21 वर्ष से अधिक उम्र के लोग ही वोट दे सकते थे। पर 61वें अमेंडमेंट 1988 के द्वारा ये उम्र घटाकर 21 से घटाकर 18 कर दी गई। अब जो 18 वर्ष के हो जाते हैं वो जाके वोट दे सकते हैं। एकल नागरिकता है हमारी विशेषता है स्वतंत्र निकाय, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र निकाय है, सरकार से स्वतंत्र है, CAG स्वतंत्र है, UPSC, स्टेट PSC ये सारे स्वतंत्र निकाय हैं। आपातकालीन उपबंध की बात करते हैं। ठीक है, ये विशेषताओं की बात कर रहे हैं, बाकी ये सब डिटेल में पढ़ा जाएगा। आपातकालीन उपबंध है, ये अनुच्छेद 352 कब लागू होगा, 356 कब होगा, 360 क्या है कैसे। ठीक है, अब देखिए आपातकालीन उपबंध इनका उद्देश्य क्या है, तो देखो देश की संप्रभुता, एकता, अखंडता और संविधान एवं देश के लोकतांत्रिक ढांचे की सुरक्षा प्रदान करना इसका काम है। कोई खतरा आता है तो ये लगा दिया जाता है, केंद्र सरकार के हाथ में शक्तियाँ चली जाती हैं। राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जाता है अनुच्छेद 352 जब लगेगा, मतलब युद्ध, आक्रमण, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, जब ये 3 कारण होंगे तो राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा। जब किसी देश के साथ युद्ध आ जाए या कोई आक्रमण कर दे या देश में सशस्त्र विद्रोह हो जाए तब राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा हो जाएगी और अनुच्छेद 352 लग जाएगा। राज्य आपातकाल, इसे राष्ट्रपति शासन भी कहते हैं, ये 2 प्रकार से होता है, एक अनुच्छेद 356 में, एक अनुच्छेद 365 में। 356 में क्या है कि राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफलता हो जाए, मतलब राज्य का प्रशासन जब संविधान के अनुरूप ना चल रहा हो तो भी राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। राज्यपाल क्या करेगा, एक मतलब रिपोर्ट तैयार करेगा कि राज्य का शासन जो है संविधान के अनुरूप नहीं चल रहा है और राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देंगे। केंद्र के और दूसरा क्या है अनुच्छेद 365 के अधीन, जब केंद्र कोई निर्देश दिया हो और उसका पालन करने में राज्य असमर्थ हो तब भी राज्यपाल राष्ट्रपति को रिपोर्ट करेगा और राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है।
वित्तीय आपातकाल तब होता है जब देश कंगाल हो जाता है, अनुच्छेद 360। आज तक भारत में इसका प्रयोग नहीं किया गया है और नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये तो हमारा था आज का मतलब वो जो हम पढ़ाना था। अब ये क्वेश्चन है हमारे, तो जो संविधान सभा हमने टॉपिक कवर किया था पिछले पार्ट में, तो उसके भी क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं। अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? हमने ये भी वीडियो पढ़ाया हुआ है कि अंतरिम सरकार जब बनी थी तो उसमें कौन कौन से मंत्री थे, कौन कौन से विभाग के, और जब स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल बना था, स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल, प्रथम मंत्रिमंडल, हमने पढ़ा यहाँ पे विभाग या मंत्रालय लिखे हुए थे, इस तरह से हमने पढ़ाया था। बीच में विभाग मंत्रालय, इधर के अंतरिम सरकार में वो विभाग किसके पास था, और स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में वो विभाग किसके पास था? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन नहीं थे, इसमें अंतरिम सरकार में नहीं थे। भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? हम भी पढ़ा चुके हैं। सर्वप्रथम स्वराज पार्टी ने 1934 में, और इसी वर्ष में M.N. रॉय, ये वामपंथी थे, इन्होंने भी ये विचार दिया था। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ये कब क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। भारत के संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को, अब देखिए, प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को कहाँ से चुना गया की बात हो रही है, ठीक है। तो ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया? नहीं। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया? नहीं। विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं, प्रांतों द्वारा चुना गया था, ये हम पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो ये इसका ऑप्शन सी सही है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों से संविधान सभा के सदस्य क्या है? उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे, गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे, गलत है। प्रांतीय विधानसभा, प्रांतों से सदस्य चुने गए थे संविधान सभा के लिए, लेकिन सीधे जनता के द्वारा नहीं, वहां की जो विधानसभाएं थी उन विधानसभाओं ने चुना था सदस्यों को। संविधान सभा में सदस्यों को चुनाव कैसे हुआ था? प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। संविधान सभा के चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष, देखो अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1946 में, डेट आपको मैंने बताई थी 11 दिसंबर, 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई थी। कौन बने थे? सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष, ठीक है। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। 2 दिन बाद 13 दिसंबर को क्या किया गया था कि उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, जो 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? प्रथम बैठक की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो प्रथम बैठक में तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वही अस्थायी अध्यक्ष जो थे। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन, देखो प्रथम बैठक है, उद्घाटन अधिवेशन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ये क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान बनाने वाली सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो इसमें है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, ऑप्शन ही नहीं है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा का, तो कोई टेंशन की जरूरत ही नहीं है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए क्वेश्चन बहुत आए हुए, वही क्वेश्चन कई प्रकार से पूछे जाते हैं, ठीक है, बस सेम क्वेश्चन है। भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी? ये भी हम आपको बता चुके हैं। 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। 2 दिन बाद 11 दिसंबर को अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे। 2 दिन बाद 13 दिसंबर को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया था, ठीक है। अब आपको ये याद हो गया होगा। तो देखिए ये हमारा था पॉलिटी का पार्ट 5। ये वीडियो आज समाप्त हो चुका है, और नेक्स्ट वीडियो भी हम जब बनाएंगे तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि जो भी अभी तक हमने ये पार्ट कवर किया है विशेषताओं से संबंधित, उनका भी हम क्वेश्चंस को इसमें कवर कर सकें। और संविधान सभा से संबंधित जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हम इसमें आपको यहाँ पे कवर करवा दें। तो आज के वीडियो में इतना ही। और ये हमारा चैनल है सिविल सर्विसेज विद आलोक। अगर अभी तक आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल अवश्य प्रेस कर दें, जिससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका मैसेज आप तक जो पहुँच सके। और हाँ, इसको शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जो भी पढ़ने वाले लोग हैं इसको लाइक कर दें, मोटिवेशन मिलेगा, और इसको कमेंट करें। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।